नमस्कार, केपी कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बीए सेमेस्टर 2 की क्लासेस हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें हम लोग आज देखेंगे अपने यूनिट सेकंड का चैप्टर 8, जो संबंधित है हमारे रोग से। यूनिट सेकंड की जब हमने स्टार्टिंग की थी तो उसमें हम लोगों ने यूनिट सेकंड में हम लोगों ने शुरुआत की थी संक्रामक रोगों से, यानी कि संक्रामक रोग कौन कौन से होते हैं, संक्रामक रोग किनके द्वारा फैलाए जाते हैं, इनको फैलाने की क्या विधि होती है, इन सब के बारे में पढ़ा था। और आज हम लोग देखेंगे कि ये जो संक्रामक है रोग कौन कौन से होते हैं, यानी कि कितने टाइप्स के रोग हैं जो ह्यूमन बॉडी में पाए जा सकते हैं इन संक्रामक के थ्रू। आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि संक्रामक रोग कौन कौन से हो सकते हैं, जिनके बारे में हम इस चैप्टर में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे डिप्थीरिया के बारे में, फिर हम लोग काली खांसी जिसे हम कफिंग खांसी कहते हैं या फिर वुफिंग कफ कहते हैं, फिर है पोलियोमाइटिस, माइटिलिस जिसे हम नॉर्मली जो सामान्य भाषा होती है उसे कहते हैं पोलियो, जिसे हम जनरली पोलियो कहते हैं, उसका पूरा नाम होता है पोलियोमाइटिलिस। फिर है टिटनेस, जब टीटी का इंजेक्शन लगवाया जाता है, हैजा, मलेरिया मच्छर के द्वारा फैलने वाला, तपेदिक यानी कि टाइफाइड, और फिर हम बात करेंगे एड्स के बारे में। तो ये कुछ महत्वपूर्ण रोग है जिनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं डिप्थीरिया के बारे में, यानी कि डिप्थीरिया क्या होता है। यह एक गंभीर जीवाणु संक्रमण है, यानी कि ये हमने जो पढ़ा था संक्रामक का वाहक होते हैं, यानी कि संक्रामक रोग इनके द्वारा फैलाए जाते हैं। तो हम लोगों ने 4 टाइप देखे थे। हम लोगों ने जीवाणु के बारे में देखा था, कवक, फिर हम लोगों ने कह सकते हैं जीवाणु, कवक, और फिर हम लोगों ने वायरस के बारे में देखा था। तो इनमें से ये जो डिप्थीरिया होता है ये इस वायरस के द्वारा, यानी कि ये बैक्टीरिया के द्वारा फैलाया जाता है, जो गले और नाक की श्लेष्मा, यानी कि जो हमारा गला होता है, वोकल सिस्टम होता है, और हमारे नाक की जो श्लेष्मा झिल्ली है उसको प्रभावित करता है। हालांकि यह एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से आसानी में फैलाया जा सकता है, यानी कि संक्रामक रोग है। तो संक्रामक रोग क्या होते हैं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक आसानी से पहुंचाए जा सकते हैं, लेकिन टीके के इस्तेमाल से, यानी कि वैक्सीन का उपयोग करके हम लोग इस डिप्थीरिया को फैलने से रोक भी सकते हैं। यानी कि क्या कह सकते हैं, डिप्थीरिया एक बैक्टीरिया से होने वाला रोग है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक आसानी से इन्फेक्शन के थ्रू फैलाया जा सकता है, लेकिन अगर हम इसकी वैक्सीन का उपयोग कर ले तो डिप्थीरिया को फैलने से रोक सकते हैं। अब जब डिप्थीरिया होता है तो हमें कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं, यानी कि उसके सिम्टम्स क्या होते हैं डिप्थीरिया के। शरीर में कमजोरी आ जाती है। फिर हमने देखा कि ये क्या होता है, गले और नाक की श्लेष्मा को प्रभावित करता है, यानी कि अगर गले को प्रभावित कर रहा है तो गर्दन में सूजी हुई लिम्फ नोड, यानी कि सूजी हुई लिम्फ नोड का बढ़ जाना, यानी कि गले की जो नोड्स होती है वो फूल जाती है, यानी कि उसमें स्वेलिंग आ जाती है। तालू यानी कि मुंह की जो छत होती है, हमारा जो पैलेट होता है उसमें भी सूजन आ जाती है। शरीर में थकावट रहती है। यह नाक से रिलेटेड है, यानी कि गले और नाक की श्लेष्मा झिल्ली को प्रभावित कर रहा है, तो गले में क्या आ जाती है, सूजन यानी कि स्वेलिंग आ जाती है उसकी नोड्स में, और यानी कि नाक बहना शुरू हो जाती है। ठंड की जो प्रोसेस है, यानी कि ठंड लगना शुरू हो जाती है, और आमतौर पर हम लोग क्या महसूस करते हैं, अस्वस्थ, यानी कि अनहेल्दी महसूस करना प्रारंभ कर देते हैं। भूख में कमी आ जाती है, गला खराब हो जाता है, कर्कशता यानी कि जब हम बोलने की कोशिश करते हैं तो गले में चुभन रहती है, और खाना निगलने में भी दर्द होता है। ये कुछ जनरली सिम्टम्स होते हैं जो डिप्थीरिया के जो रोग होते हैं, डिजीज में दिखाई देते हैं। अब यह किस कारण से होता है, अभी देखा जीवाणु से होता है, लेकिन जीवाणु में ऐसा क्या होता है, कौन सा जीवाणु, डिप्थीरिया, कोरिनोबैक्टीरियम डिप्थीरिया नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। यानी कि डिप्थीरिया का बैक्टीरिया कौन सा होता है, कोरिनोबैक्टीरियम डिप्थीरिया, जो नाक, यानी कि हमारा जो नाक होता है, मुख और टूटी हुई त्वचा, यानी कि जो हमारी ब्रेक एपिडर्मिस होती है, उनके माध्यम से हमारे शरीर में एंटर करता है। और बैक्टीरिया ये क्या करता है, एक विशेष प्रकार का विष यानी कि पॉइजन उत्पन्न करता है, जो रक्त प्रवाह यानी कि ब्लड फ्लो के साथ लसिका वाहिनियों में के माध्यम से फैल जाता है। यह पॉइजन हमारे हार्ट को, किडनी को और तंत्रिका तंत्र यानी कि हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है उसको भी नुकसान पहुंचा सकता है। यानी कि जो डिप्थीरिया होता है ये बैक्टीरिया के कारण होता है, और कौन सा बैक्टीरिया, कोरिनोबैक्टीरियम डिप्थीरिया के कारण होता है। और ये क्या करता है, हमारे बॉडी में एंटर करके क्या करता है, एक पॉइजन उत्पन्न करता है जो हमारे ब्लड फ्लो के साथ मिल जाता है, और हमारे जो हार्ट को इफेक्ट करता है, किडनी को और नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है।
अब इसका संक्रमण काल कितना होता है, यानी कि ये जो डिप्थीरिया रोग पाया जाता है ये कितने टाइम तक हमारे बॉडी में रह सकता है, यानी कि इसका जो पीरियड है, इन्फेक्शन पीरियड है, वो कितने टाइम का होता है। तो ये जो बीमारी होती है ये आमतौर पर बैक्टीरिया के कांटेक्ट में आने से कुछ दिनों, यानी कि जब बैक्टीरिया इसका ये जो बैक्टीरिया ये हमारी बॉडी में एंटर कर देता है तो ये जनरली 5 दिनों के बाद इसकी प्रोसेस शुरू करता है। यानी कि ये जो कोरिनोबैक्टीरियम है ये जब हमारे बॉडी में एंटर हो गया तो ये 5 दिनों तक क्या रहेगा, इनएक्टिव रहेगा। क्या रहता है, इनएक्टिव कंडीशन में रहता है। फिर उसके बाद 5 दिन पूरे होने के बाद डिप्थीरिया के लक्षण गले में, यानी कि धीरे धीरे ये बैक्टीरिया अपना असर शुरू करेगा। फिर गले में खराश होना प्रारंभ हो जाएगी, खाना निगलने के दौरान दर्द होगा, बीमारी की सामान्य संभावना और निम्न श्रेणी के बुखार, यानी कि 100 से 102 डिग्री तक का बुखार रहता है। कब, शुरू के दिनों में। तो ये क्या है, डिप्थीरिया के लक्षण होते हैं। अब इस डिप्थीरिया के लक्षण से, यानी कि जो डिप्थीरिया हो जाता है तो इससे निपटने में हम क्या यूज़ कर सकते हैं, यानी कि इसका उपचार क्या। तो हमें क्या करना है, जब भी हम भोजन का यूज़ करें तो हमें ढक के करना है, यानी कि बैक्टीरिया उसमें ना जाए। आसपास का माहौल स्वस्थ रखना है, जिससे क्या होगा, स्वच्छ रखना है, जिससे हम सांस लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और ये जो बैक्टीरिया है ये आसपास इकट्ठे ना हो पाए। तो ये कौन सी बीमारी थी हमारी, डिप्थीरिया के बारे में। फिर है हमारी वुफिंग कफ, यानी कि काली खांसी। काली खांसी जिसे पर्टुसिस भी कहते हैं, इसे एक और नाम क्या कहते हैं, पर्टुसिस। यह भी एक क्या है, जीवाणु संक्रमण, यानी कि ये भी किसके द्वारा होता है, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। यह भी बैक्टीरिया से होने वाला इन्फेक्शन है। जो आपके श्वसन पथ यानी कि सांस लेने का जो हमारा एरिया पाया जाता है गले से लेकर हमारे जो लैरिंग्स और फेरिंग्स तक, वो होता है जो विशेष रूप से आपके नाक और गले को प्रभावित करता है। यानी कि जब हमें खांसी हो जाती है तो हमारा गला पूरी तरीके से जकड़ जाता है, उसके साथ साथ हमारा जो नाक है वो भी प्रभावित हो जाता है। इससे लंबे समय तक गंभीर खांसी होती है जो कभी कभी गड़गड़ाहट की आवाज़ के साथ समाप्त होती है। यानी कि वुफिंग कफ क्या होता है, सूखी खांसी, यानी कि जब हम खांसते जाते हैं तो गले में क्या होने लगती है, खराश होना शुरू हो जाती है या फिर बहुत ज़्यादा ईचिंग होना शुरू हो जाती है। यह आसानी से फैलता है, लेकिन शिशु यानी कि जो नवजात बच्चे होते हैं और जो छोटे बच्चों के लिए DTAP, डिप्थीरिया, D से डिप्थीरिया, T से टिटनेस और P से पर्टुसिस। पर्टुसिस कौन सी, ये वुफिंग कफ, काली खांसी। और बड़े बच्चों के लिए TDAP, टिटनेस, डिप्थीरिया और पर्टुसिस जैसे टीके इसे रोकने में मदद करते हैं। यानी कि अगर छोटे बच्चों को काली खांसी हुई है तो उसे कौन सा टीका लगाया जाता है, DTAP का। और जब बड़े लोगों को वयस्क में ये रोग हो जाता है तो उसे TDAP का जो वैक्सीन है वो लगाई जाती है। अब ये जो वुफिंग कफ है इसकी खांसी के लक्षण क्या होते हैं, यानी कि ये कब पता चलेगा। शुरुआत में तो क्या होती है, नॉर्मल जो सर्दी लग जाती है, जुकाम हो जाता है और जो हमारा पूरा श्वसन तंत्र है वो प्रभावित हो जाता है या सिर दर्द होना प्रारंभ लग जाता है, हल्की हल्की बॉडी पेन हो जाता है। तो वो नॉर्मल लक्षण स्टार्टिंग में दिखाई देते हैं, लेकिन बाद में हल्की हल्की खांसी बढ़ने लग जाती है, छींक आना प्रारंभ हो जाता है, नाक बहती है, हल्के से सामान्य सर्दी के लक्षण होते हैं, बुखार हो जाता है। कब, 102 F से नीचे, यानी कि 102 फ़ारेनहाइट से नीचे तक का। अभी हमने डिप्थीरिया देखा था, डिप्थीरिया में कितने तक का, 100 से 102 फ़ारेनहाइट तक का बुखार रहता है और इसमें भी 102 फ़ारेनहाइट के नीचे तक का बुखार रहता है और स्टार्टिंग में क्या लग जाती है, डायरिया भी हो सकता है। अब यह किस कारण से होता है, यह मोर्टेला पर्टुसिस नामक एक प्रकार के बैक्टीरिया काली खांसी का कारण बनते हैं। यानी कि ये पर्टुसिस, मोर्टेला पर्टुसिस के कारण, बैक्टीरिया के कारण होता है, इसलिए इसको पर्टुसिस भी कहते हैं। अभी हमने स्टार्टिंग में देखा पहली लाइन, इसे पर्टुसिस भी कहा जाता है। पर्टुसिस क्यों कहते हैं, क्योंकि यह बोर्डेला पर्टुसिस नामक बैक्टीरिया के कारण यह वुफिंग कफ होता है। यदि काली खांसी, यदि ये कफ से पीड़ित व्यक्ति चीखता है और हंसता है या फिर खांसता है तो ये बैक्टीरिया छोटी बूंदें हवा में उड़ जाती है। यानी कि ये क्या करते हैं, जब इस काली खांसी वाला व्यक्ति हवा में चीखेगा बिना मुंह पे रुमाल रखे और या फिर खाना खाता है या फिर हंसता है तो इससे खांसी के द्वारा जो बैक्टीरिया होते हैं वो ड्रॉपलेट के रूप में हवा में आ जाते हैं। फिर यदि हम कोई स्वस्थ व्यक्ति सांस लेता है तो बूंदों के रूप में अंदर ग्रहण कर लेते हैं और हम भी बीमार हो सकते हैं। यानी कि एक कौन सा तरीका है, हमने जो इन्फेक्शन का तरीका पढ़ा था उसमें हवाई तरीका याद हो, तो हवाई तरीका पढ़ा था, इसमें क्या हुआ था, हवा के द्वारा संक्रमण हो रहा था और जब बैक्टीरिया आपके वायु मार्ग में प्रवेश कर जाते हैं, यानी कि जब हमने सांस ले ली तो सांस के साथ ये बैक्टीरिया हमारे अंदर पहुंच गए और ये फेफड़ों की जो परत होती है उसमें छोटे छोटे बालों से जुड़ जाते हैं।
बैक्टीरिया सूजन यानी कि स्वेलिंग और सूजन का कारण भी बन सकते हैं, जिससे सूखी और लंबे समय तक चलने वाली खांसी और सर्दी जैसे अन्य लक्षण दिखते हैं। यानी कि जब ये बैक्टीरिया हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट हो जाते हैं तो ये डायरेक्ट कहाँ पर अटैक करते हैं, हमारे फेफड़ों के ऊपर अटैक करते हैं। वहाँ जाके ये लोग जम जाते हैं और छोटे छोटे बाल के रूप में जम जाते हैं। अब ये छोटे छोटे बाल के रूप में जम जाते हैं, जिससे हमें लंबे समय तक सूखी खांसी रहती है। फिर अब इसका इन्फेक्शन पीरियड कितना होता है? ये जो खांसी होती है 10 से 14 दिनों के बाद विकसित होती है। इन फिट्स में आमतौर पर 5 या अधिक तेजी से लगातार बलपूर्वक खांसी होती है। यानी कि जब इस प्रकार की खांसी शुरू हो जाती है तो क्या हो जाता है कि जब एक बार व्यक्ति को खांसी प्रारंभ होगी तो वो लगातार खांसते रहता है। जब 3 से 4 बार तक वो खांसते रहता है तो उससे श्वसन तंत्र वो भी प्रभावित होता है, यानी कि सांस लेने में प्रभावित हो जाता है। जिसके बाद अक्सर वूफ, एक लंबे समय तक उच्च स्वर वाली और गहरी सांस होती है। यानी कि जब वूफिंग कब होता है तो जब व्यक्ति खांसता है तो वो बहुत तेज गति से खांसता है। केवल आधे लोगों में विशिष्ट वूफ होती है। वैक्सीन लगाए गए बच्चों में वूपिंग होने की संभावना कम होती है। यानी कि जो छोटे बच्चे होते हैं, नवजात बच्चों को जो वैक्सीन लगाई जाती है, जो टीके लगाए जाते हैं हर 1 महीने 2 महीने 3 महीने के बाद में, जब उन बच्चों को ये टीके लगा दिए जाए तो उन लोगों में ये काली खांसी होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। तो डिप्थीरिया हुआ था हमारा बैक्टीरिया के कारण। कौन से बैक्टीरिया के कारण? कॉलिनोबैक्टीरिया के कारण। काली खांसी हुई हमारी पर्टुसिस, बोटेला पर्टुसिस बैक्टीरिया के कारण। फिर हम लोग अगले इन्फेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। अगली जो बीमारी है वो है पोलियोमाइलिटिस। अब पोलियोमाइलिटिस क्या होता है? पोलियोमाइलिटिस, जो हम नॉर्मल भाषा में पोलियो की बात करते हैं कि पोलियो हो गया, वो पोलियो कौन सा होता है? पोलियोमाइलिटिस। वायरस जो पक्षाघात का कारण बन सकता है। ये जो पोलियो होता है ये किसके कारण होता है? वायरस के कारण। तो ये कौन सा इन्फेक्शन है? वायरल इन्फेक्शन होता है। यानी कि वायरस से होने वाला इन्फेक्शन कौन सा? वायरल इन्फेक्शन। और पोलियो टीके के द्वारा आसानी से रोका जा सकता है। यानी कि वायरल इन्फेक्शन को रोकने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? वैक्सीन का। जो कोरोना वायरस आया था वो भी एक टाइप का वायरस था, उसको रोकने के लिए क्या लगाई जा रही थी? वैक्सीन लगाई जा रही थी। तो उसी तरह ये जो पोलियो होता है यह भी एक वायरस से होने वाला इन्फेक्शन है और इसको रोकने के लिए हम वैक्सीन का उपयोग कर सकते हैं। यह पोलियो किस वजह से होता है? दूषित जल और भोजन या फिर संक्रमित व्यक्ति के कांटेक्ट में आने से। यानी कि अगर हम दूषित पानी पी रहे हैं, दूषित भोजन कर रहे हैं या फिर संक्रमित व्यक्ति है, यानी कि जिस व्यक्ति को ये पोलियो हो चुका है अगर उसके हम कांटेक्ट में आ रहे हैं तो उसके द्वारा भी ये जो पोलियो रोग है ये हो सकता है। अब जब पोलियो रोग हो जाता है तो वो कौन कौन से सिम्टम को शो करता है? तो इसमें सिम्टम्स है जनरली जो नॉर्मली दिखाई देते हैं, जैसे बुखार, सिर दर्द, मांसपेशियों में यानी कि मसल्स में पेन प्रारंभ हो जाता है, गला खराब हो जाता है, पेट दर्द, भूख में कमी, जी खराब हो जाता है और उल्टियाँ यानी कि वॉमिटिंग भी स्टार्ट हो जाती है। ये नॉर्मली जो सिम्टम्स है जो हर किसी भी नॉर्मल बीमारी में दिखाई देते हैं। फिर हम कारण की बात करते हैं कि ये किस कारण से होता है। ये तो पता चल गया वायरस से होता है। अब कौन से वायरस के थ्रू होता है? यह पोलियो या पोलियोमाइलिटिस है, पोलियो वायरस के कारण होने वाला एक संक्रामक रोग है। यानी कि इसके वायरस का नाम भी क्या है? पोलियो वायरस। यह एक क्या इन्फेक्शनल रोग है। पोलियो का संक्रमण दूषित पानी या भोजन से होता है। यानी कि अगर हम गंदा पानी, दूषित पानी यूज़ कर रहे हैं, भोजन यूज़ कर रहे हैं या फिर किसी संक्रमित व्यक्ति के कांटेक्ट में आ गए, उस वजह से ये रोग हो जाता है। पोलियोमाइलिटिस या केवल पोलियो 3 प्रकार के पोलियो वायरस के कारण होने वाली एक अत्यंत संक्रामक क्या है? अत्यंत संक्रामक बीमारी है। पोलियो वायरस एक वायरस है जो तंत्रिका तंत्र को पक्षाघात के कारण नष्ट कर देता है। तंत्रिका तंत्र यानी कि हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है, जो हमारे शरीर को इम्यूनिटी प्रदान करता है, रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है, उसको पक्षाघात के कारण नष्ट कर देता है। पक्षाघात का कारण यानी कि इस पर आक्रमण करके उसको इन्फेक्टेड कर देता है और वो उतना काम करना कम कर देती है। पोलियो वायरस मनुष्य के लिए एक विशिष्ट संक्रामक वायरस है। यानी कि जो पोलियो वायरस होता है ये ह्यूमंस के लिए यानी कि मानव शरीर के लिए एक बहुत ही संक्रामक वायरस होता है जो उसकी इम्यून सिस्टम को प्रभावित करता है। अब इसका संक्रमण काल कितना होता है? लक्षणों की शुरुआत से, यानी कि अगर सिम्टम शुरू होने वाले हैं, अभी तक शुरू नहीं हुए, इससे 7 से 10 दिन पहले और बाद में मरीज सबसे अधिक संक्रामक होते हैं। यानी कि जो व्यक्ति होता है, जिस व्यक्ति को ये पोलियो रोग हो चुका है, वह सबसे ज़्यादा इन्फेक्टेड कब होगा? ये लक्षण दिखने से 7 से 10 दिन पहले, 10 दिन मान लो,
और ये पोलियो होने के 10 दिन बाद तक वो व्यक्ति इतना कमज़ोर हो जाता है, इतना इन्फेक्टेड हो जाता है कि वो उसको दूसरी बार भी, यानी कि ये पोलियो रोग होने के बाद भी वो दूसरी बार भी उसको पोलियो रोग जकड़ सकता है, क्योंकि क्या होता है, सबसे अधिक संक्रामक होता है। हालांकि मनुष्य तब तक संभावित रूप से संक्रामक होता है जब तक वायरस गले और मल में उपस्थित रहता है। यानी कि ये जो पोलियो वायरस है ये कब सबसे ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा, जब वो तो उसके गले में प्रेजेंट है या फिर उसके मल में प्रेजेंट होता है, उस टाइम तक ये जो पोलियो वायरस है ये सबसे ज़्यादा घातक होता है। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, दूषित पानी, दूषित भोजन को पीने से बचना चाहिए। फिर हम लोग जो अगली हमारा संक्रामक रोग है उसकी बात करते हैं, जो है हमारा टिटनेस। टिटनेस एक संक्रामक रोग है जो कंकाल पेशियों क्या होती है, कंकाल यानी कि हमारा जो स्केलेटन सिस्टम होता है और उससे जुड़ी हुई जो पेशियां पाई जाती है उसको नियंत्रित करने वाली तंत्रिका कोशिकाएं प्रभावित होती है। यानी कि तंत्रिका कोशिकाएं नर्व सेल जो नर्व सेल जो हमारे स्केलेटन सिस्टम से कनेक्ट होती है उसको इफेक्ट करता है। कंकाल पेशियों के तंतु यानी कि फाइबर के लंबे समय तक खींचे रह जाने से यह अवस्था प्रकट हो जाती है। यह रोग मिट्टी में रहने वाले बैक्टीरिया से घावों के प्रदूषित होने के कारण होती है। यह रोग जो टिटनेस रोग है ये कब पाया जाता है, यानी कि जब हमें कहीं चोट लग गई है, तो अब चोट लगने वाली जगह पे हम किसके कांटेक्ट में आ गए, चोट लगने वाली जगह अगर दूषित हो गई या फिर उस पर कोई बैक्टीरिया वगैरह बैठ गया या फिर कुछ और कहीं चीज़ से हम लोग टकरा गए, अब उस चोट लगी हुई जगह को अगर हमने खुला रखा है तो वो किसी न किसी चीज़ के कांटेक्ट में आएगा और उस चीज़ में प्रेजेंट बैक्टीरिया इस टिटनेस रोग को बढ़ावा देते हैं। अब ये जो टिटनेस रोग है ये कौन कौन से लक्षण को प्रेजेंट करता है। सबसे पहले इचिंग प्रारंभ हो जाती है, मांसपेशियों में खिंचाव शुरू हो जाता है। मांसपेशियों में खिंचाव यानी कि हमारे जो मसल्स है उसमें स्ट्रेचिंग स्टार्ट हो जाती है, फिर स्वेलिंग बढ़ जाती है, कमजोरी आ जाती है और जो खाना निगलने में कठिनाई होती है। यानी कि अगर हमारा शरीर कमज़ोर हो गया तो भोजन को चिबाने की कैपेसिटी कम हो जाती है, उसको निगलने में भी समस्या आती है। अक्सर चेहरे की मांसपेशियां सबसे पहले प्रभावित होती है, क्योंकि अगर हमने ये सारी चीज़ें देखी है तो ये सबसे ज़्यादा कहाँ पे इफेक्ट कर रही है, हमारे भोजन ग्रहण करने की कैपेसिटी को इफेक्ट करती है। जबड़ों की जकड़न यानी कि जो हमारा जबड़ा होता है या पूरा जकड़ जाता है, भोजन को चबा नहीं पाते, या ट्रिस्मस आम बात है, यह स्थिति चबाने के लिए ज़रूरी मांसपेशियों में आई जकड़न के कारण पैदा होता है। यानी कि हमारे जबड़ों में जकड़न कब होती है कि जो भी हम चीज़ खाना खाने के लिए चबाने में जो मांसपेशियां हमारे शरीर की यूज़ हो रही है उन सभी को ज़्यादा इफेक्ट करती है। मांसपेशियों की जकड़न जब लगातार आगे बढ़ती है तो हमारी जो पीठ की मांसपेशियां होती हैं उनमें भी दर्द प्रारंभ हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, ओपिस्टेटोनस कहते हैं। ओपिस्टेटोनस किसे कहते हैं, जब हमारे पीठ की मांसपेशियों में भी दर्द बढ़ने लग जाता है। मांसपेशियों की जकड़न इतनी भयानक हो जाती है कि इससे हमारी हड्डियां भी टूट सकती है और जोड़ हिल सकती है। यानी कि इसमें जो हमारी हड्डियां हैं या फिर जो हमारी मांसपेशियां है इतनी कड़क हो जाती है, इतनी मजबूत हो जाती है कि वो टूटने तक की स्थिति में आ जाती है। गंभीर अवस्था में बोलने और सांस लेने की नली में भी जकड़न हो जाती है। अब अगर ओवरऑल देखें तो टिटनेस क्या है, जब हमारा पूरा शरीर अकड़ना शुरू हो जाए, हमारी जो हड्डियाँ टूटने जैसी स्थिति में आ जाए, तब वह रोग कौन सा होगा, टिटनेस रोग होता है। सिफेलिक टिटनेस में जबड़े के जकड़ने के अलावा चेहरे की कम से कम एक मांसपेशी में कमजोरी होती है। 2/3 मामलों में इससे सामान्य टिटनेस विकसित होता है। अब इसके कारण कौन कौन से, किन कारण से होता है, इस बीमारी के लिए जिम्मेदार क्लोस्ट्रीडियम टेटनी नामक बैक्टीरिया होता है। यानी कि जो टिटनेस रोग है या कौन सी किसकी वजह से होता है, क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया की वजह से होता है। यानी कि जो क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया होता है, यह बैक्टीरिया 2 स्वरूप में पाए जाते हैं। एक तो होते हैं दीमक, एक होते हैं गुणक। गुणक यानी कि अपनी जो कोशिका होती है उनको डबल करने की कैपेसिटी रखते हैं। दीमक के फलस्वरूप बैक्टीरिया होता है, यह मिट्टी में पाया जाता है, धूल या फिर जानवरों के मल में प्रेजेंट होता है और कई वर्षों तक जीवित रह सकता है। और जो दीमक रूपी बैक्टीरिया होते हैं ये भीषण गर्मी में पाए जाते हैं और अपने आप में मल्टीप्लिकेशन करने की कैपेसिटी रखते हैं। यानी कि इनमें क्या पाया जाता है, इनमें अपने आप को डबल करने का गुण पाया जाता है। और ये जो दीमक बैक्टीरिया होते हैं ये भीषण गर्मी यानी कि उच्च तापमान तक भी रह सकते हैं। यानी कि जो दीमक बैक्टीरिया होता है इनका जो टेम्परेचर होता है यह बहुत हाई होता है और ये जो हमारे गुणक बैक्टीरिया होते हैं इनका जो टेम्परेचर होता है वो बहुत कम होता है। फिर हम बात करें संक्रामण काल की,
यानी कि जो हमारा इन्फेक्शन पीरियड होता है, इनका जो इन्फेक्शन है, जब हमारा जो क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया है, ये जब हमारे कांटेक्ट में आ जाता है, ह्यूमन बॉडी के कांटेक्ट में आ जाने के 3 से 21 दिन के भीतर ये अपने लक्षण को दिखा देता है। 3 से 21 दिन के भीतर, जनरली 3 से लेके 3 सप्ताह तक, यानी कि 3 हफ्ते के अंदर अंदर ये क्या करता है, अपने लक्षणों को दिखा देता है और 2 हफ्ते के अंदर ही गंभीर बीमारी का रूप धारण कर लेती है। अगर मरीज को पहले से अगर कोई गंभीर बीमारी ने घेरा हुआ है, यानी कि अगर कोई मरीज है, पेशेंट है, अगर वो पहले से कोई दूसरी बीमारी से ग्रसित है और यदि उसका घाव बहुत गहरा है, तो ये बैक्टीरिया उसके शरीर पर तेजी से हावी हो जाता है। क्योंकि हमने फर्स्ट पैराग्राफ में पढ़ा था, ये किस में हो जाता है, घावों को प्रदूषित करते हैं। यानी कि अगर शरीर में ऑलरेडी कोई चोट लगी हुई है तो उनके थ्रू ये बैक्टीरिया जल्दी से अटैक करते हैं। यानी कि अगर हमारा शरीर पहले से कमज़ोर हो चुका है, पहले से हमें कोई बीमारी या फिर शरीर पे कोई घाव हुआ है, तो अगर वो बैक्टीरिया, क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया हमारे शरीर में एंटर हुए तो सबसे पहले उसी स्थान को अटैक करते हैं और इनका जो संक्रमण काल होता है 3 से 3 सप्ताह तक पाया जाता है और जनरली 2 हफ्ते के भीतर ये क्या करते हैं, गंभीर बीमारी का रूप धारण कर लेते हैं। कौन सी बीमारी थी, टिटनेस। फिर अगली है हैजा, जिसे हम क्या कहते हैं, कॉलेरा भी कहते हैं। यह एक संक्रामक रोग है जो गंभीर दस्त का कारण बन सकती है। यानी कि इसके द्वारा कौन सा रोग होता है, डायरिया। यानी कि जो डायरिया रोग है वो हो सकता है हैजा यानी कि कॉलेरा के कारण, जो निर्जलीकरण से होता है। अगर इलाज न किया जाए तो मृत्यु भी हो सकती है। यानी कि जब हमारे बॉडी में डिहाइड्रेशन होने लगता है, यानी कि जब बॉडी डिहाइड्रेशन की स्थिति में आ जाती है तब कौन सा रोग हो जाता है, हमें हैजा या कॉलेरा रोग हो जाता है। और विब्रियो कॉलेरी नामक जीवाणु से, विब्रियो कॉलेरी नामक जीवाणु से दूषित भोजन या दूषित पानी पीने के कारण कॉलेरा होता है। अस्वच्छ यानी कि साफ सुथरी जगह नहीं है, भीड़ भाड़ का इलाका है और अकाल से ग्रस्त स्थानों में यह रोग सबसे आम बात है। यानी कि ये जो कॉलेरा रोग पाया जाता है यह कहाँ पाया जाता है, जो भीड़ भाड़ वाला एरिया जहाँ पे सफाई का ध्यान वगैरह नहीं रखा जा रहा, वहाँ पे ये जो रोग है वह तेजी से फैलता है और यह रोग होता है जीवाणु के कारण। जीवाणु कौन सा है, विब्रियो कॉलेरी। विब्रियो कॉलेरी। अब इसका नाम विब्रियो कॉलेरी क्यों रखा, विब्रियो है एक प्रकार के बैक्टीरिया का टाइप, यानी कि बैक्टीरिया के 4-5 टाइप्स होते हैं, यानी कि उनके शेप के आधार पर। कुछ बैक्टीरिया कोमा के रूप में पाए जाते हैं, यानी कि वो शेप में कोमा लाइक स्ट्रक्चर में होते हैं। कुछ बैक्टीरिया होते हैं सर्पिलाकार, यानी कि जो सांप के आकार के होते हैं। कुछ बैक्टीरिया सर्कुलर होते हैं, यानी कि राउंड शेप में पाए जाते हैं। और जो कुछ बैक्टीरिया होते हैं वो कॉलम शेप में होते हैं, ठीक है। यानी कि अब जो बैक्टीरिया कोमा के आकार के पाए जाते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं विब्रिया, यानी कि बैक्टीरिया का वह शेप जिसमें वह कोमा के आकार के दिखाई देते वो होता है विब्रिया। जो सांप के आकार के दिखाई देते हैं उन्हें कहते हैं सर्पिलर या सर्कुलर। ये है हमारे सर्कुलर आकार के, ये है कॉलम बैक्टीरिया। तो यानी कि ये जो बैक्टीरिया होते हैं हैजा कॉलेरा के, यह कोमा के आकार के होते हैं इसलिए हम कहते हैं विब्रियो, और ये कॉलेरा रोग उत्पन्न करते हैं इसलिए हम लोग कहते हैं कॉलेरी। यानी कि विब्रियो कॉलेरी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है, कॉलेरा रोग। अब इसके लक्षण कौन कौन से हैं, अभी हमने लक्षण की बात की। सबसे पहला रोगी हमने देखा था इसके कारण डायरिया हो जाता है, यानी कि यह दस्त का कारण बन सकता है। तो सबसे पहला सिम्टम्स भी क्या होगा, अत्यधिक पतले मल का आना। फिर है वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है, दिल की दर कम हो जाती है। दिल की दर मतलब हार्ट रेट, कम हो जाती है। फिर है त्वचा का लचीलापन कम हो जाना, यानी हमारी त्वचा की हमारी जो स्किन होती है उसका लचीलापन यानी कि इसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो कम हो जाती है। फिर है श्लेष्म झिल्ली का शुष्क हो जाना, यानी कि हमारी जो श्लेष्म झिल्ली होती है वो क्या होती है, ड्राई हो जाती है। फिर है बीपी लो बीपी, अत्यधिक प्यास लगना क्या है, निर्जलीकरण, यानी कि जब हमारे बॉडी में पानी की कमी हो जाती है। निर्जलीकरण मतलब, निर का मतलब होता है कम और जलीकरण यानी कि पानी की मात्रा, यानी कि जब हमारे शरीर में पानी की मात्रा कम हो जाती है तो वह निर्जलीकरण की अवस्था पैदा करती है। और पानी की मात्रा कम हो गई यानी कि हमारी प्यास बढ़ गई, तो अत्यधिक प्यास लगने लग जाती है। मांसपेशियों में ऐंठन आ जाती है, यानी कि जकड़न और बेचैनी और चिड़चिड़ापन आ जाता है।
अब इसका कारण क्या होता है? कारण वही है, जीवाणु के कारण होता है, और जीवाणु है विब्रियो कॉलेरी। यह विब्रियो कॉलेरी नामक जीवाणु हैजा संक्रमण का कारण बनता है, और यह रोग के घातक प्रभाव छोटी आंत में बैक्टीरिया द्वारा पैदा होने वाले विष का परिणाम होते हैं। यानी कि ये जो विब्रियो कॉलेरी ये हमारी बॉडी में कहाँ पे अटैक करता है? छोटी आंत पे। हमारी जो इंटेस्टाइन होती है वहाँ पे ये अटैक करता है, और क्या उत्पन्न करता है? विष को उत्पन्न, यानी कि पॉइजन को उत्पन्न करता है। विष, ये जो पॉइजन होता है हमारे शरीर में पानी की मात्रा को स्रावित करता है, जिससे दस्त होता है, और तरल पदार्थ लवण जैसे इलेक्ट्रोलाइट का तेजी से नुकसान होता है। यानी कि अगर बहुत ज़्यादा दस्त लग रही है, डायरिया हो रहा है, यानी कि पानी मल के रूप में शरीर से बाहर निकल रहा है, यानी कि जितना ज़्यादा हमें दस्त लगने लग जाती है, डायरिया जितना ज़्यादा होता है, यानी कि पानी की शरीर में कमी हो रही है। और पानी की शरीर में कमी हो रही है तो ये शरीर में जितने भी तरल पदार्थ होते हैं उनको तेजी से घटने लग जाते हैं। यानी कि इस स्थिति में क्या होगा? बीपी लो की समस्या हो जाती है। अब इनका हैजा के बैक्टीरिया उन सभी लोगों के बीमारी का कारण नहीं बनते जो उनके संपर्क में, लेकिन फिर भी वे अपने मल में बैक्टीरिया फैलाते हैं जो भोजन और पानी की आपूर्ति को दूषित कर सकते हैं। यानी कि हैजा के जो बैक्टीरिया होते हैं वह सभी लोगों में बीमारी पैदा नहीं करते। किन में पैदा करते हैं? जो उनके कांटेक्ट में ज़्यादा आते हैं, या फिर उनका जो आसपास का एरिया है वो अस्वच्छ है, या फिर भीड़ भाड़ वाला इलाका है, साफ सुथरा नहीं है, तो वहाँ पे ये बैक्टीरिया ज़्यादा देर तक प्रेजेंट होते हैं। दूषित जल आपूर्ति हैजा संक्रमण का मुख्य स्रोत है। यानी कि जो हैजा रोग पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा दूषित पानी पीने से फैलता है, और इसका जो संक्रमण काल है वो 3 से 6 दिनों में कम हो जाता है, और ज़्यादातर लोग 2 सप्ताह में बैक्टीरिया से मुक्त हो जाते हैं। यानी कि मैक्सिमम तो कितना होता है? 2 हफ्ते, यानी कि 14 दिन, और मिनिमम होता है 3 से 6 दिनों में, यानी कि मिनिमम 1 हफ्ता और मैक्सिमम 2 हफ्ते तक ये रोग हमारे बॉडी में रहता है। अगला रोग है हमारा मलेरिया। मलेरिया क्या है? बहुत ही कॉमन बीमारी जो आसपास हमारे एरिया में पाई जाती है। सबको पता है मलेरिया फैलता है मच्छर से। सबको ये पता है मलेरिया किससे फैलता है? मच्छर से। लेकिन मलेरिया मच्छर से नहीं फैलता, मलेरिया तो प्लाज्मोडियम से फैलता है। मलेरिया प्लाज्मोडियम से फैलता है। मच्छर तो क्या है? इसका सिर्फ वाहक है, वेक्टर होता है। हम लोगों ने संक्रामक रोग की विधियाँ पढ़ी थी, यानी कि रोग किन किन के द्वारा फैलाए जा सकते हैं, तो हम लोगों ने हवा के द्वारा भी पढ़े थे, वेक्टर भी देखेंगे। तो सबसे 5वां पॉइंट था, हम लोगों ने पढ़ा था वेक्टर। वेक्टर क्या काम करते हैं? वो खुद वाहक होते हैं, सिर्फ बीमारी को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने का काम करते हैं। तो इसमें जो मच्छर का रोल होता है वो भी यही होता है। मच्छर में रोग तो फैलता है प्लाज्मोडियम के द्वारा, लेकिन ये जो प्लाज्मोडियम होता है ये मच्छर के थ्रू फैलाया जाता है। तो मच्छर क्या है? सिर्फ एक वाहक है। फिर हम बात करें, मलेरिया एक गंभीर बीमारी है जो छोटे परजीवी यानी कि पैरासाइट से संक्रमित मच्छर के काटने से फैलता है। यानी कि जो मच्छर है, मच्छर को क्या किया है? उस पैरासाइट ने संक्रमित किया है। प्लाज्मोडियम इस मच्छर में आ गया। अब ये मच्छर जहाँ जहाँ पे जाएगा वहाँ पे बीमारी फैलेगी। तो मच्छर मलेरिया परजीवियों को अपने रक्त प्रवाह में पहुँचा देता है, यानी कि उसके ब्लड में फैला देता है। मलेरिया परजीवी के कारण होता है, यानी कि पैरासाइट के कारण होता है। कौन सा पैरासाइट? प्लाज्मोडियम। किसी वायरस या एक प्रकार के जीवाणु से नहीं फैलता। यानी कि ये जो मलेरिया रोग होता है ये ना तो किसी बैक्टीरिया और ना ही किसी वायरस से फैलता है। ये किसके कारण फैलता है? प्लाज्मोडियम पैरासाइट के द्वारा फैलता है, जिसका वाहक होता है मच्छर। और ये क्या करता है? वाहक के रूप में एक जगह से दूसरी जगह पर जहाँ जहाँ भी जाएगा वहाँ पे मलेरिया रोग को फैलाता जाता है। अब जब मलेरिया रोग हो जाता है शरीर कौन कौन से सिम्टम्स को शो करता है? फिर सबसे पहले आते हैं इसमें बुखार और पसीना। ऐसी ठंड लगती है जो आपके पूरे शरीर को हिला देती है। ऐसी ठंड यानी कि कपकपी छूट जाती है, यानी कि जब शरीर को कपकपी लगते हुए ठंड लगती है, यानी कि शरीर बहुत ठिठुरते हुए अगर उसे ठंड लग रही है, बुखार चढ़ रहा है, उतर रहा है, तो ऐसा जो रोग हो जाए वो मलेरिया के अंदर आया जाता है। सिर दर्द बढ़ जाता है, मांसपेशियों में दर्द होती है, थकान, सीने में दर्द, सांस लेने में कठिनाई, दस्त, मितली या फिर जिसे उल्टी भी कहते हैं, और खांसी। ये सारे जो सिम्टम्स हैं ये जनरली मलेरिया रोग में दिखाई देते हैं। फिर हम आगे देखते हैं इसका जो कारण क्या है। मलेरिया बुखार जो है
ये जो मलेरिया रोग है ये प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, ये क्या है, एक प्रकार का परजीवी है। परजीवी कौन सा, पैरासाइट है। यानी कि ये जो मलेरिया रोग है ये एक परजीवी के कारण फैलता है। कौन सा परजीवी, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के द्वारा फैलता है। यह मादा एनाफिलिस मच्छर, यानी कि ये जो एनाफिलिस मच्छर होता है नामक संक्रमित मादा मच्छर के काटने से मनुष्य के रक्त में प्रवाह करता वायरस को संचारित करता है। यानी कि एक मच्छर है, मान लो मादा एनाफिलिस ये मच्छर है, अब ये जो पैरासाइट है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स ये क्या करता है, इस मच्छर के कांटेक्ट में आ गया, इसको इन्फेक्टेड कर दिया। ये बैक्टीरिया, ये जो प्लाज्मोडियम है इस मच्छर पे कोई असर नहीं करता, यानी कि इसके शरीर में अगर ये वायरस एंटर हुआ है, ये पैरासाइट एंटर हुआ है, इस मच्छर को कोई नुकसान नहीं होता। इसका काम क्या, इसके शरीर में आया, अब ये जहाँ जहाँ भी काटेगा उसका जो ब्लड है वो उस व्यक्ति के शरीर में जाएगा और ये जो प्लाज्मोडियम पैरासाइट है ये हर व्यक्ति में पहुँच जाएगा, यानी कि यह काटने से मनुष्य के रक्त में प्रवाहित हो जाता है। केवल वही मच्छर व्यक्ति में मलेरिया या बुखार संचरित कर सकता है, यानी कि मच्छर व्यक्ति में वही मलेरिया डालेगा जिसने पहले किसी मलेरिया के संक्रमित व्यक्ति को काटा हो। यानी कि अगर किसी व्यक्ति को, मान लो ये व्यक्ति है, यह व्यक्ति मलेरिया से संक्रमित है, यानी कि इस व्यक्ति को मलेरिया हो चुका है। अब इस व्यक्ति को मलेरिया हुआ है तो अगर इसको किसी मच्छर ने काट लिया, स्वस्थ मच्छर है कोई, इसको कोई बीमारी नहीं है, मच्छर भी कौन सा है, एनाफिलिस मच्छर। स्वस्थ व्यक्ति को मलेरिया, इस व्यक्ति को मलेरिया था, इसको किसी स्वच्छ मच्छर ने काट लिया, अब ये मच्छर किसी और व्यक्ति को काटेगा, इसके बॉडी में क्या हो गया, प्लाज्मोडियम का बैक्टीरिया आ गया, पैरासाइट आ गया। अब इसके ब्लड में जो पैरासाइट प्रेजेंट हो गया, अब ये इस व्यक्ति को काटेगा तो इसके ब्लड में भी क्या छोड़ देगा, मलेरिया का जीवाणु छोड़ देगा, तो यह व्यक्ति भी क्या हो जाएगा, मलेरिया से संक्रमित हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या मलेरिया रोग को फैलाया जाता है। अब इसका जो संक्रमण काल कितना होता है, एक संक्रमित मच्छर के किसी व्यक्ति के काटने के बाद मलेरिया के लक्षण आमतौर पर 7 से 10 दिनों के बाद शुरू होते हैं। यानी कि ये जो मलेरिया का बैक्टीरिया होता है, पैरासाइट होता है, ये बॉडी में एंटर हुआ, बॉडी में एंटर होने के 1 महीने तक तो पता भी नहीं चलता क्या होता रहेगा, सिर्फ हल्का बुखार आएगा, जाएगा, पसीना होगा, थोड़ा बहुत शारीरिक प्रॉब्लम होती है, बाकी कुछ नहीं होता, लेकिन वे महीनों बाद या वर्षों तक नहीं हो सकते। यानी कि अगर ये 30 दिनों के अंदर शुरू हो गए, 1 महीने तक हो गया, फिर ये धीरे धीरे अपना असर दिखाना शुरू करते हैं। अगर इन्होंने इतने दिनों के बाद असर दिखा दिया तो ठीक है, वरना फिर ये मलेरिया जो बैक्टीरिया है या फिर ये जो मलेरिया वाइवेक्स वगैरह है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है, इसका जो संक्रमण है या फिर इसके क्या हो जाता है, ये काम करना बंद कर देता है, ये निष्क्रिय हो जाते हैं। फिर हमारा जो अगला रोग है वो है ट्यूबरकुलोसिस, जिसे हम लोग नॉर्मली भाषा में कहते हैं टीबी का रोग है। यह एक संक्रामक रोग है जो बैक्टीरिया की वजह से होता है। यह बैक्टीरिया शरीर के सभी अंगों को प्रभावित करता है, यानी कि जो टीबी का रोग होता है ये बैक्टीरिया के कारण होता है। हालांकि ये सबसे ज़्यादा फेफड़ों को प्रभावित करता है। आप लोगों को पता होगा कि जो टीबी का रोग है इसमें लोगों को बहुत क्या होती है, बहुत ज़्यादा खांसी हो जाती है। खांसी रिलेटेड है फेफड़ों से। इसके अलावा यहाँ आँत, हमारे जो इंटेस्टाइन, हमारे जो मस्तिष्क, हड्डियाँ, जोड़, गुर्दे, त्वचा तथा हृदय भी टीबी से प्रभावित हो सकते हैं। क्षय रोग को कई नामों से जाना जाता है, जैसे टीबी, तपेदिक, ट्यूबरकुलोसिस, राजक्षमा और दंडाणु। यानी कि ये सारे जो नाम हैं इन सभी को क्या कहते हैं, ये सारे टीबी के ही अन्य नाम हैं। अगर एग्जाम में इनमें से कोई नाम आ जाए तो भी क्या है, हमारा टीबी या फिर ट्यूबरकुलोसिस ही कहा जाता है। अब जो हमारा टीबी के लक्षण कौन कौन से होते हैं, सबसे पहला होगा, अगर 3 हफ्ते से ज़्यादा हमें खांसी रह रही है तो क्या हो सकती है, टीबी हो सकती है। बुखार खास तौर पर शाम को पड़ता है, यानी कि दिन में कम और रात में ज़्यादा, तो क्या है, टीबी के लक्षण है। छाती में तेज़ दर्द, वजन का अचानक घट जाना, भूख में कमी हो जाना, बलगम के साथ खून का आना, यानी कि जब हमें कफ हो रहा है, खांसी हो रही है, तो जब खांसी होने के साथ हमें जो वुफिंग निकलता है, जो कफ निकलता है, वो क्या है, उसमें खून भी अगर साथ में आ रहा है, फेफड़ों में इन्फेक्शन हो गया है और सांस लेने में अगर प्रॉब्लम हो रही है, तो ये सारे जो सिम्टम्स हैं ये किसके हैं, टीबी शो करते हैं। अब यह किस कारण से होता है, टीबी से संक्रमित रोगियों के कफ से छींकने, खांसने, थूकने, उनके द्वारा छोड़ी गई
सांस से वायु में बैक्टीरिया फैल जाते हैं। अब वायु में बैक्टीरिया फैल गए जो कई घंटों तक वायु में रहेंगे, जिससे स्वस्थ व्यक्ति भी इसका क्या हो जाता है, शिकार हो जाता है। हालांकि संक्रमित व्यक्ति के कपड़े छूने, उसको हाथ मिलाने से टीबी नहीं फैलता। तो क्या टीबी एक संक्रामक रोग नहीं है? जब टीबी बैक्टीरिया सांस के माध्यम से फेफड़ों तक पहुंचता है, स्वस्थ व्यक्ति के फेफड़ों में पहुंच गया तो वो कई गुना बढ़ जाता है। यानी कि कौन सा गुण है? मल्टीप्लिकेशन का, यानी कि मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, यानी कि गुणन हो रहा है, अपनी अवस्था को बढ़ा रहा है और फेफड़ों को नुकसान पहुंचाता है। हालांकि शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ने से इसे रोक देती है। यानी कि जब अपने गुणन की क्षमता को बढ़ाता है तो व्यक्ति का खुद का जो इम्यून सिस्टम होता है वो क्या हो जाता है, उसको बढ़ने से रोकता है। लेकिन जैसे जैसे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होती जाती है, एक कैपेसिटी तक हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो काम करेगा, इस रोग से लड़ता रहेगा। लेकिन जब इस इम्यून सिस्टम की कैपेसिटी खत्म हो जाएगी तो ये जो हमारा रोग है, ये टीबी का संक्रमण है, या फिर क्या हो जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। अब इसका जो संक्रमण काल होता है, ये जो टीबी का रोग है, ये जो जनरली सूक्ष्म जीव के शरीर में प्रवेश करने के तुरंत बाद व्यक्ति बीमार हो जाता है। यानी कि ये जो टीबी है, टीबी का जो बैक्टीरिया बॉडी में एंटर होते ही अपना काम शुरू कर देता है और 1 से 2 हफ्ता के भीतर ये काफ़ी बीमार हो जाता है। यानी कि ये अपने जो सबसे पीक पॉइंट ये कब पहुंचेगा, क्योंकि 1 से 2 हफ्ते तक हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो इससे लड़ता रहेगा। जहाँ तक कोशिश होगी इसको कम करने की कोशिश करें, लेकिन जब इम्यून सिस्टम काम करना बंद कर देगा तब क्या हो जाता है, ये रोग काफ़ी बढ़ जाता है। फिर जो हमारा है वो है एड्स। एड्स आप लोग को पता ही होगा, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। यह वह वायरस है जो एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम का कारण बनता है। हमारा जो एड्स रोग है यह वायरस के कारण होने वाला रोग है। इसका पूरा नाम क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, और यह HIV वायरस के कारण होता है। HIV वायरस ह्यूमन इम्यूनो वायरस के द्वारा फैलने वाला रोग है एड्स। HIV आपकी टी कोशिकाओं, यानी कि जो हमारी टी लिम्फोसाइट होती है, उन कोशिकाओं को नष्ट करके हमारे जो इम्यून सिस्टम है उसको कमज़ोर करता है। यानी जो एड्स है HIV के कारण फैलता है। ये HIV जो हमारी टी सेल होती है बॉडी में, उस टी सेल को कमज़ोर करता है, जिससे क्या हो जाता है, हमारा जो इम्यून सिस्टम है, प्रतिरक्षा प्रणाली, जिसका काम क्या है, रोगों से लड़ना, इसको कमज़ोर कर देगा। जिससे क्या होगा, अगर हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली कम हो गई, काम करने में इनएक्टिव हो गई, तो अब ये एंटीबॉडी नहीं बना पाएगी। अगर एंटीबॉडी नहीं बना पाएगी तो हमारे शरीर को कोई रोग होगा तो हम उससे लड़ नहीं पाएंगे और जो बीमारियों से लड़ने में असमर्थ हो जाती है। आपको बिना किसी लक्षण के HIV हो सकता है। यानी कि जो अगर किसी व्यक्ति को HIV हुआ या एड्स से वो ग्रसित हो गया तो इसके जनरली कोई सिम्टम्स नहीं दिखते, लेकिन अगर इसका इलाज जल्दी शुरू किया जाए तो लंबा जीवन जीने का अच्छा मौका मिल जाता है। इसमें जो जनरली लक्षण दिखाई देते हैं वो बुखार, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द, खरोच, गले में खराश, मुंह में दर्दनाक घाव, सूजी हुई ग्रसिका जिसे नॉड्स भी कहते हैं, जो लक्षण हमने डिप्थीरिया में देखे थे, दस्त, वजन घटना, खांसी और रात का पसीना। ये जो नॉर्मली सिम्टम्स होते हैं जो जनरली हर जो बीमारी है उसमें दिखाई देते हैं। अब ये किस व्यक्ति से फैलता है या फिर किस कारण से फैलता है? शरीर के कुछ तरल पदार्थों के माध्यम से जो ये हमारा HIV वायरस है यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है या फिर संचरित होता है, या खून के द्वारा भी फैल सकता है, वीर्य या प्रेसिमल जो लिक्विड होता है उसके द्वारा फैलता है, मलाशय के तरल पदार्थ के द्वारा, योनि के द्रव या फिर स्तन के दूध के द्वारा फैलाया जा सकता है। तो कुल मिला के देखें तो ये एड्स जो होता है यह पूरी तरीके से क्या है, संक्रामक रोग है। इनके इन्फेक्शन के थ्रू फैलेगा, कॉन्टैक्ट के थ्रू फैलता है। फिर हम लोग बात करते हैं इसका संक्रमण काल कितना होता है। अगर किसी व्यक्ति को संक्रमण हो गया है तो वह 8 से 10 वर्ष या इससे भी अधिक समय लगाता है। यानी कि ये ऐसी बीमारी होती है कि अगर किसी व्यक्ति को हो गए तो वह क्या होता है, लंबे समय तक रहती है और इस बीमारी को कम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। HIV से जो ग्रसित व्यक्ति है अनेक वर्षों तक बिना किसी विशेष लक्षणों से रह सकता है। यानी कि हमने पहली लाइन में पढ़ा था कि अगर किसी व्यक्ति को एड्स हो गया है या फिर उसमें HIV वायरस प्रेजेंट है तो उस व्यक्ति को कोई सिम्टम्स दिखाई नहीं देंगे कि उसे यह भी नहीं लगेगा उसे कोई बीमारी है, क्योंकि अब कई वर्षों तक उसके शरीर में रह सकता है। और जब ये 10 वर्ष से प्रारंभ हो जाता है तो इसको रहने में 10 से भी अधिक साल लगते हैं। कई बार तो ये जीवन भर साथ में
रहता है। तो ये कौन सी बीमारी होती है? एड्स। तो इसके लिए हमें क्या करना है? इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखना है। तो इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर था रोगों से संबंधित, जिसमें हमने संक्रामक रोगों के बारे में बात की, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे नए चैप्टर के बारे में। तब तक पढ़ते रहिए और धन्यवाद।